हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमांशु क्लासेस। दोस्तों, बीपीएससी हेड टीचर एग्जामिनेशन 2022 का जो डेट निर्धारित किया है वो 28 जुलाई है। दोस्तों, इसके अंतर्गत जो डीएलएड का सिलेबस निर्धारित किया गया है उसमें मैंने यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 7 तक की पूरी जानकारी आपको दी है, एमसीक्यू डिटेल के साथ। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं इसका सबसे लास्ट यूनिट यानी कि यूनिट नंबर 8 की पूरी जानकारी आपको देने जा रहा हूं। ये भी एमसीक्यू डिटेल के साथ आपके बीच में रखने जा रहा हूं। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, इसमें सभी टॉपिक्स को मैंने रखा है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं और इस पूरे यूनिट को कंप्लीट करते हैं। तो शुरू करते हैं हेड टीचर एग्जाम 2022 के डीएलएड सिलेबस के सबसे अंतिम यूनिट यानी यूनिट नंबर 8 का जो टॉपिक्स है, जो सिलेबस है, उसके आधार पर यानी जो पहले सिलेबस देख लेते हैं। एनसीएफ 2005, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, उसके बाद बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2008, शिक्षण अधिगम में ऑडियो वीडियो मल्टीमीडिया साधनों की महत्ता तथा उपयोग, साथ ही साथ सीखने की योजना एवं विद्यालय के अन्य कार्य के साथ आईसीटी का एकीकरण। इन तीनों टॉपिक का दोस्तों मैं यहाँ पर एमसीक्यू विद डिटेल्स के साथ आपके बीच में उपस्थित हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का आशय है। ऑप्शन ए, बालकों को क्या और क्यों और कैसे पढ़ाया जाए। बी, बालकों के पोषण एवं उन्नति कैसे किया जाए। महाविद्यालयों की स्थिति में सुधार, शिक्षा का बजट तैयार कैसे किया जाए। तो इसका जो सही जवाब है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के आशय के रूप में, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है कि बालकों को क्या और क्यों और कैसे पढ़ाया जाए। क्वेश्चन नंबर 2 है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांतों के विषय में सत्य कथन कौन सा है। सत्य कथन 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांतों, जो मार्गदर्शक सिद्धांत दिए गए हैं उसके विषय में जो सत्य कथन है उस पर आपको यहाँ पर टिक आउट करना है। तो देखिए, ऑप्शन ए है कि पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए। ये बिल्कुल ही सही नहीं है। ऑप्शन ए, ये मार्गदर्शक सिद्धांतों के अंतर्गत नहीं आता। अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत ना समझ आने वाली अवधारणाओं को रखना चाहिए। ये जो ऑप्शन आप बी देख रहे हैं ये भी सही नहीं है। ऑप्शन सी क्या है। ऑप्शन सी है कि स्कूल में प्राप्त ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। ये बिल्कुल सही है। मार्गदर्शक सिद्धांतों के अंतर्गत ये सत्य कथन है कि स्कूल में जो प्राप्त ज्ञान है उसको बाहरी जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। ऑप्शन डी है, ऐसी अधिभावी पहचान की अवहेलना करनी चाहिए जो राष्ट्रीय चिंताओं पर आधारित हो। तो ये भी इसके अंतर्गत नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र में शिक्षा को किस प्रकार नियोजित करने की आवश्यकता है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र में तो देखिए, शिक्षा को नियोजित करने की आवश्यकता के अंतर्गत यहाँ पर ऑप्शन है, उसमें हम लोग देखते हैं अभिरुचि के अनुरूप, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा अगर देनी है तो बालकों की अभिरुचि की बहुत ही आवश्यकता होती है। तो इसमें जो सही जवाब का अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। एनसीएफ 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र में शिक्षा को अभिरुचि के अनुरूप नियोजित करने की आवश्यकता है। आर्थिक स्तर के अनुरूप ये नहीं होगा, सामाजिक स्तर के अनुरूप ये भी नहीं होगा, शारीरिक स्तर के अनुरूप ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि बच्चे पढ़ना क्यों नहीं सीखते। शीर्षक में किन कमियों अथवा कमजोरियों पर एनसीएफ 2005 में चर्चा नहीं की गई है। जिस पर चर्चा नहीं की गई है वो यहाँ पर सही जवाब होगा। अब 4 का एक एक ऑप्शन देखते हैं। अब ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, शिक्षा शास्त्र के बुनियादी कौशलों में कमी का, किन कमियों की जो बात कर रहे हैं कि जिसमें चर्चा नहीं की गई है, तो ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं इसकी चर्चा की गई है। शिक्षक के कक्षा प्रबंधन कौशलों के अभाव की, ये भी है। सी जो आप देख रहे हैं 4 का, सेवा पूर्व प्रशिक्षण में शिक्षा शास्त्र के पर्याप्त प्रशिक्षण की कमी का, ये भी सही है। नंबर डी जो है दोस्तों वो है कि स्थानीय ज्ञान परंपराओं के प्रति
अरुचि का। तो ये जो आप देख रहे हैं इसमें चर्चा नहीं की गई है। यहाँ सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार आरंभिक स्कूली शिक्षा का पहला सरोकार है। आरंभिक, ध्यान दीजिए यहाँ पर, आरंभिक स्कूली शिक्षा का पहला सरोकार किसके अनुसार? एनसीएफ 2005 के अनुसार। देखिए ऑप्शन ए है बालक की पर्यावरण के प्रति समझ के विकास से, ऑप्शन ए। बी बालक की भाषा क्षमता के विकास से, सी बालक की गणितीय संक्रिया के विकास से, बालक के विज्ञान संक्रिया के विकास से। अब आप यहाँ पर सोचिए कि आरंभिक स्कूली शिक्षा में जब बच्चा सीधे प्रवेश करता है विद्यालय में, उस समय पहला जो सरोकार होगा वो क्या होगा? वो होगा बालक की भाषा क्षमता के विकास से। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्न में से एनसीएफ 2005 किस बात पर बल देता है? सामाजिक परिप्रेक्ष्य, ज्ञान की प्रकृति, शिक्षा का उद्देश्य, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य। दोस्तों यहाँ पर जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए है। एनसीएफ 2005 किस बात पर बल देता है? तो वो है सामाजिक परिप्रेक्ष्य से। बाकी यहाँ पर जो ऑप्शन है वो इसके अंतर्गत नहीं आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? 7 है कि एनसीएफ 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत किसे आर्थिक महत्व दिया गया है? ध्यान दीजिए, एनसीएफ 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक, जो गुणवत्ता का आयाम है, उस शीर्षक के अंतर्गत किसे आर्थिक महत्व दिया गया है? तो यहाँ पर देखिए बालकों के ज्ञान के संदर्भ में संरक्षित अनुभवों को, ये आर्थिक महत्व के अंतर्गत नहीं आते। शिक्षित एवं अभिप्रेरित अध्यापकों को, शिक्षित और अभिप्रेरित अध्यापक भी जो हैं वो भी इसके अंतर्गत नहीं आते। बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को, ये भी नहीं होगा। सही जवाब यहाँ पर होगा भौतिक संसाधनों को। ये ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि किसकी अध्यक्षता में विद्वानों ने एनसीएफ 2005 तैयार किया? यहाँ पर कुछ ऑप्शन है, प्रकाश जावड़ेकर, यशवंत सिंह, प्रोफेसर यशपाल, मुरली मनोहर जोशी। तो सही जवाब मैं आपको बता दूँ, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है, प्रोफेसर यशपाल। दोस्तों यशपाल शर्मा समिति में कुल 38 सदस्य थे। अगर क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ दिया जाए कि यशपाल शर्मा समिति में कितने सदस्य शामिल थे, तो 38 आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र शिक्षा बिना बोझ के कब आया हुआ विचार था? देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर भी बन रहा है, मुख्य सूत्र क्या है एनसीएफ 2005 का? तो शिक्षा बिना बोझ के, ये आप याद रखेंगे। ये जो विचार है ये कब आया हुआ था? तो 9 का जो सही जवाब है ना, वो ऑप्शन नंबर सी है, 1993। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है कि एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में किस सुधारों को सुझाया गया है? अब इसका जो सही जवाब है उसको एक एक करके हम लोग देखते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं। एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में किस सुधार को सुझाया गया है? ऑप्शन ए है सामूहिक कार्य मूल्यांकन, बिल्कुल सही है। सतत मूल्यांकन भी सही है। खुली पुस्तक की परीक्षा मूल्यांकन भी सही है। मौखिक मूल्यांकन इसके अंतर्गत नहीं है। तो ये जो आप देख रहे हैं ए से सी तक, ये तीनों इसके अंतर्गत आते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ई सही जवाब होगा, एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 11 है कि एनसीएफ 2005 में बल दिया गया है किस बात पर? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है कि शांति के लिए शिक्षा, इस बात पर बल दिया गया है एनसीएफ 2005 में। क्या? शांति के लिए शिक्षा। क्वेश्चन 12 है कि एनसीएफ 2005 का भाषा फॉर्मूला है, एकल भाषा सूत्र, द्विभाषा फॉर्मूला, त्रिभाषीय फॉर्मूला या चतुर्थ भाषा फॉर्मूला? तो इसका सही जवाब जो 12 का है वो है ऑप्शन नंबर सी, त्रिभाषी फॉर्मूला। ये आपको याद रखना है, फॉर्मूला जो भाषा फॉर्मूला दिया गया है वो है त्रिभाषाई फॉर्मूला। अब देखिए प्रथम क्या है? तो हिंदी है।
द्विभाषी जो फॉर्मूला दिया गया है भाषाई, उसके अंतर्गत प्रथम है हिंदी, राष्ट्रीय भाषा राज्य की भाषा, दूसरा है अंग्रेजी, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, और तीसरा है स्थानीय भाषा। इसमें पंजाबी, संस्कृत, तमिल, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं, और जितने भी क्षेत्रीय भाषाएं होते हैं, स्थानीय भाषा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि एनसीएफ 2005 में किस परीक्षा के संबंध में सुधार के लिए सुझाव दिए गए थे। 13 क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं, सभी कक्षाओं की परीक्षा ऐच्छिक हो, ये नहीं होगा। कक्षा 8वीं की परीक्षा ऐच्छिक हो, ये भी नहीं होगा। कक्षा 10वीं की परीक्षा ऐच्छिक हो, ये सही जवाब है। सभी कक्षाओं की परीक्षा दूसरे विद्यालय में ली जाए तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत होगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है, कक्षा 10वीं की परीक्षा ऐच्छिक हो। ये आप याद रखेंगे, जो परीक्षा के संबंध में सुधार की बात कही गई है एनसीएफ 2005 में। दोस्तों, एनसीएफ 2005 के 5 मार्गदर्शक सिद्धांत कौन कौन से हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए, मैं आपके लिए क्वेश्चन वाइज इसे लेकर के उपस्थित हूँ। मैं आपको यहाँ पर जो मैंने आपको बात बताई कि एमसीक्यू बिट डिटेल्स, तो जहाँ जहाँ ज़रूरत होता है उस तरह की चीज़ों को मैं अपने जो सेट मैं आपके लिए तैयार करता हूँ वो अपने वीडियो में आपके लिए लेकर के आता हूँ। तो उसी के अंतर्गत ये है एनसीएफ 2005 की 5 मार्गदर्शक सिद्धांत कौन कौन से हैं। अब इसमें देखिए, वो है कि ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना, पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त हो। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था, ज्ञान को विद्यालय की बाहरी जीवन से जोड़ना एक आया था क्वेश्चन। पढ़ाई रटन प्रणाली से बिल्कुल मुक्त होनी चाहिए। पाठ्यचर्या का इस तरह का समर्थन होगी कि वह बच्चों को चहुमुखी विकास मुहैया कराए। परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना और कक्षा को गतिविधियों से जोड़ना। एक ऐसी अधिभावी पहचान का विकास जिससे प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं समाहित हो। तो दोस्तों, ये है एनसीएफ 2005 के 5 मार्गदर्शक सिद्धांत। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है वो देखते हैं। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का लक्ष्य होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर एक एक करके हम लोग देखते हैं। अमूर्त चिंतन का निर्माण करना बिल्कुल सही है। तार्किक ढंग से सोचना, गणित में अगर आप गणित बना रहे हैं तो तार्किक ढंग से सोचना तो पड़ेगा ही, ऑप्शन बी भी सही है। संचालित करने की योग्यता का विकास, ये भी सही है। करके सीखना इसके अंतर्गत नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ई होगा। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है कि एनसीएफ 2005 की संस्तुतियों के अनुसार कक्षा 1 एवं कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका होना चाहिए। ध्यान दीजिए, कक्षा 1 और कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए, तो ऑप्शन ए जो है 15 का, कि मौखिक परीक्षा के आधार पर, लिखित परीक्षा के आधार परिप्रेक्षण के आधार पर, गतिविधि आधारित परीक्षा, और ऑप्शन डी है कि प्रेक्षण के आधार पर। तो दोस्तों, ऑप्शन ए, बी, सी ये तीनों नहीं होगा। सही जवाब 15 का ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रेक्षण के आधार पर परीक्षा लेनी चाहिए, प्रेक्षण करना चाहिए, मूल्यांकन करना चाहिए कि बच्चा को देखना चाहिए कि उसमें कितना सुधार है, क्या बेहतर है, उस प्रेक्षण के आधार पर मूल्यांकन करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में किस बदलाव की बात की गई है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यानी कि एनसीएफ 2005। तो दोस्तों, किस बदलाव की बात की गई है, तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर ए है कि दिए गए ज्ञान को विकसित करना और नए ज्ञान का निर्माण करना। वहीं पर ऑप्शन बी देखते हैं कि शैक्षिक ध्यान में अनुशासनात्मक ध्यान, सी शिक्षार्थी केंद्रित से शिक्षक केंद्रित, लिखित आधार पर 10वीं की परीक्षा, ये नहीं होगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। दोस्तों, आप देखते हैं कि एनसीएफ 2005 ने निम्नलिखित में कुछ प्रमुख बदलावों की सिफारिश की है, वो क्या क्या है। तो देखिए, इसमें आप देख रहे हैं कि शिक्षार्थी केंद्रित लचीली प्रक्रिया के लिए शिक्षक केंद्रित स्थिर रूपरेखा बनाना, शिक्षार्थी केंद्रित लचीली प्रक्रिया के लिए शिक्षक की दिशा और शिक्षार्थी स्वायत्तता का निर्णय,
शिक्षक मार्गदर्शन, शिक्षक जो होगा उसके बारे में मार्गदर्शन और नियंत्रण और अधिगम के लिए प्रोत्साहन के लिए प्रतिनिधि के रूप में। उसके बाद अधिगम में भागीदारी प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय ग्रहण, एक व्यापक सामाजिक संदर्भ में सीखने के लिए कक्षा में सीखना जरूरी है। उसके बाद दिए गए ज्ञान से ज्ञान का निर्माण, विभिन्न और अपसारी प्रदर्शन के लिए अनुशासनात्मक, ध्यान केंद्रित, सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए कभी कभी परीक्षा और मूल्यांकन। तो ये है दोस्तों एनसीएफ 2005 ने जो प्रमुख बदलावों की सिफारिश की है वो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो है कि ब्लैंक है क्या, इसके अंतर्गत जो ऑप्शन आप देख रहे हैं सिद्धांत, वो सिद्धांत राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 और पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम का आधार है। 17 अब यहाँ पर अनुभववाद, सामाजिक संरचनावादी, संज्ञानात्मकवादी, व्यवहारवाद, तो इसका जो सही जवाब है 17 का वो है ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक संरचनावादी। देखिए 18 है कि एनसीएफ 2005 इस बात पर जोर देता है, किस बात पर जोर देता है 18 हम लोग देखते हैं। तो ऑप्शन ए है कि गणित में सफल होना हर बच्चे के लिए अनिवार्य होना चाहिए। एनसीएफ 2005 जो है इस बात पर जोर देता है छात्रों को पहले उनके तर्क गणितीय क्षमता के लिए परीक्षण किया जाना चाहिए, गणित के क्षेत्र की बात हो रही है। उसके बाद सी जो ऑप्शन आप देख रहे हैं कि गणित के पाठ्यक्रम को कम प्राप्तकर्ता के लिए अलग किया जाएगा। ऑप्शन डी जो आप देख रहे हैं कि गणित के चुनिंदा छात्रों को पढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है 18 का वो है ऑप्शन नंबर ए, गणित में सफल होना हर बच्चे के लिए अनिवार्य होना चाहिए। ऐसा एनसीएफ 2005 का जोर है, इस बात पर जोर है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि पाठ्यक्रम विकास के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा 2005 द्वारा संस्तुत दिशा निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है। अब देखते हैं हम लोग एक एक करके। यहाँ पर 19 क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, विद्यालय से बाहर के जीवन से ज्ञान को जोड़ना, यह सुनिश्चित करना कि अध्ययन रटने के तरीके से दूर हो रहे। अब देखिए क्वेश्चन फिर मैं आपको बता दूं, पाठ्यक्रम विकास के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा 2005 द्वारा संस्तुत जो दिशा निर्देशक सिद्धांत है उनमें कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए भी सही, बी भी सही, ये सब जो है वो दिशा निर्देशक सिद्धांत हैं। सी है कि पाठ्यक्रम को बालक के सर्वांगीण विकास के लिए समृद्ध करना, तो ये भी होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि परीक्षाओं को कक्षा जीवन में कम, नम्य और एकीकृत बनाना, तो ये इसका जवाब इस सिद्धांत के अंतर्गत नहीं होता। ये इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इस सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता दिशा निर्देशक के अनुसार। तो अब क्वेश्चन नंबर 20 है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 इसकी समझ से प्राप्त होती है। मानवतावाद, व्यवहारवाद, रचनावाद, संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो 20 का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है, रचनावाद। अब 21 की ओर बढ़ते हैं। 21 है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में किस बदलाव की बात की गई है, किस तरह के बदलाव की बात की गई है। तो 21 का जो सही जवाब है वो है कि दिए गए ज्ञान को विकसित करना और नए ज्ञान का निर्माण करना। देखिए कुछ क्वेश्चन आपको एक तरह के लग रहे होंगे, पर वहाँ पर बातें अलग हैं, ऑप्शन अलग है, और उसी आधार पर मैं यहाँ आपके लिए बना करके लाया हूँ ये पूरा सेट। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में किस बदलाव की बात की गई है, तो जो दिया गया ज्ञान है उसको विकसित करना और नए ज्ञान का निर्माण करना। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हुआ। 22 है कि एनसीएफ 2005 इस बात पर जोर देता है, गणित में सफल होना हर बच्चे के लिए अनिवार्य होना चाहिए। छात्रों को पहले उनके तर्क गणितीय क्षमता के लिए परीक्षण किया जाना चाहिए। उसके बाद है कि गणित के पाठ्यक्रम को कम प्राप्तकर्ताओं के लिए अलग किया जाए। 22 देखिए आगे भी पढ़ते हैं हम लोग कि गणित को चुनिंदा छात्रों को पढ़ाया जाए, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। दोस्तों इसका यहाँ पर देखें कि एनसीएफ 2005 किस बात पर जोर देता है, तो ये जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गणित में सफल होना हर बच्चे के लिए अनिवार्य होना चाहिए। ऊपर भी हम लोगों ने इस तरह के प्रश्न देखे, तो ऑप्शन ए सही जवाब है। अब देखिए 23 है कि एनसीएफ 2005
किस प्रकार के शिक्षण प्रणाली को प्रोत्साहित करता है? ऑप्शन ए समावेशी, बी एकीकृत, विशेष या नियमित। इसका सही जवाब आप जानते होंगे, ऑप्शन नंबर ए समावेशी, यानी एनसीएफ 2005 समावेशी शिक्षण प्रणाली को प्रोत्साहित करता है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का अनुवाद कितनी भाषाओं में किया गया है? दोस्तों इसमें कोई टेंशन आपको नहीं लेना है, सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 22 भाषाओं में किया गया है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का अनुवाद। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 25 है कि शीर्षक गुणवत्ता आयाम के तहत राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 निम्न में से किसे अधिक महत्व देती है? अब जब भाषाओं की हम लोगों ने अभी बात की तो देखिए हमारे संविधान में कितने भाषाओं का जिक्र है? तो 22 भाषाओं का जिक्र है। तो 22 भाषाओं में ही इसका अनुवाद किया गया। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि शीर्षक गुणवत्ता आयाम के तहत राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 निम्न में से किसे अधिक महत्व देती है? 25 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी है कि बच्चे और पाठ्यक्रम में सुधार के लिए तैयार किए गए अनुभव। बाकी जो देख रहे हैं कि जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में महत्व की जो बात है तो भौतिक संसाधन, योग्य और प्रेरित शिक्षक, ज्ञान के संदर्भ में बच्चे के लिए डिजाइन किए गए अनुभव, ये नहीं होगा। इसमें जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा 25 का। 26 है कि बिहार पाठ्यचर्या रूपरेखा BCF 2008 के मार्गदर्शक सिद्धांत इसके पहले अध्याय में दिए गए हैं। जो पहला इसका अध्याय है बिहार पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी BCF 2008 का, उसमें क्या दिया गया है? 26 की बात मैं आपके बीच में कर रहा हूँ। एक एक ऑप्शन हम लोग देखते हैं। शिक्षा को विद्यालय के बाहर प्रकृति, समाज और जीवन से जोड़ना, तो ये सही है। सकारात्मक लेकिन आलोचनात्मक नज़रिया विकसित करने के लिए पाठ्य पुस्तकों तथा शिक्षण अधिगम रणनीति का पुनर्निर्माण, ये भी सही है। जो सिद्धांत के इसके पहले अध्याय में दिए गए हैं ये भी सही है। ऑप्शन सी क्या है? ऑप्शन सी है कि सीखने की प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए कक्षा और परीक्षाओं को नया रूप देना, ये भी सही है। बच्चों का बहुआयामी विकास तथा उनके व्यक्तिगत विशिष्ट गुणों को उभारने में मदद करना, ये भी सही है। तो यहाँ पर जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। 27 है कि बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा में कितने अध्याय हैं? तो 27 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 9 अध्याय हैं। दोस्तों BCF 2008 का कौन सा भाग सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण है? तो 28 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जो है कि जो इसका चौथा भाग है सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन 29 है कि BCF 2008 के संदर्भ में समाज विज्ञान का शिक्षण किन विषयों पर केंद्रित होना चाहिए? एक भी हो सकता है और यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार एक से अधिक भी हो सकता है। देखते हैं। अवधारणा निर्माण होगा, ज्ञान भी होगा, कौशल तथा क्षमता भी होगा, मूल्यों के प्रति समग्र विकास भी होगा, यानी ये चारों होगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए क्वेश्चन 30 है कि BCF 2008 है NCF 2005 का संशोधित रूप? बिल्कुल भी नहीं। NCF 2005 का मूल्यांकन? ये भी नहीं। ये बिहार द्वारा खुद के राज्य के लिए शिक्षा पाठ्यक्रम को अलग और अपने अनुसार चलाने के लिए किया गया शोध है, ये सही है। बिहार में NCF को लागू करने हेतु दिशा निर्देश, तो ये भी गलत होगा। सही जवाब जो है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी है कि BCF 2008 क्या है? तो बिहार द्वारा खुद के राज्य के शिक्षा पाठ्यक्रम को अलग और अपने अनुसार चलाने के लिए किया गया शोध है। क्वेश्चन 31 है कि श्रव्य दृश्य साधन या सामग्री कहलाती है। 31 देखिए, श्रव्य दृश्य साधन या सामग्री की बात हो रही है, तो इसका जो सही जवाब है वो है कि प्रक्रियाएं जिनमें दृश्य तथा श्रव्य इंद्रियां सक्रिय होकर भाग लेती हैं। बाकी जैसे खाली श्रव्य इंद्रियां हैं, यहाँ पर सिर्फ दृश्य इंद्रियां हैं या इन दोनों नहीं, तो ऐसा बात नहीं है।
सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रक्रियाएं जिनमें दृश्य तथा श्रव इंद्रियां सक्रिय होकर भाग लेती हैं। अब देखिए 32 है कि निम्न में से क्या दृश्य श्रव का उदाहरण है? बुलेटिन बोर्ड, नाटक, रेडियो, मॉडल। तो देखिए यहाँ पर श्रव और दृश्य के रूप में बात करें तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा, नाटक। नाटक जो है श्रव और दृश्य का उदाहरण है। 33 है कि निम्न में से मल्टीमीडिया के ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन। दोस्तों यहाँ पर जो मैं आपको आंसर बताने जा रहा हूँ वो है कि ऑब्जेक्ट्स किसका? मल्टीमीडिया का। तो टेक्स्ट भी है, ऑडियो भी है, वीडियो भी है, एनिमेशन है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ई है, एक से अधिक। 34 है कि शिक्षण गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रत्येक विद्यालय में शिक्षण सहायक सामग्री की आपूर्ति अनिवार्य है। यह देश में एक शैक्षिक क्रांति ला सकता है। यह कथन देखिए, ये कथन किस आयोग के द्वारा कहा गया है? ये जो कथन है ये किस आयोग के द्वारा कहा गया? अब यहाँ पर आयोग को एक एक करके देख लेते हैं। देखिए, हंटर आयोग, मुदालियार आयोग, कोठारी आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। तो दोस्तों जो सही जवाब है 34 का वो है ऑप्शन नंबर सी, कोठारी आयोग। कोठारी आयोग ने उक्त बातें कही हैं। 35 है कि श्रव्य दृश्य सामग्री का महत्व है। 35। अब 35 में एक एक ऑप्शन को हम लोग ध्यान से देखते हैं कि श्रव्य दृश्य सामग्री का महत्व है। ऑप्शन ए है, यह शिक्षक के मौखिक अनुदेशों को कम करके विद्यार्थियों को ऊबने से रोकती है तथा शिक्षण में रुचि जागृत करती है। तो श्रव्य दृश्य सामग्री के महत्व के अंतर्गत यह आएगा। यह विद्यार्थियों के लिए उत्तम उत्प्रेरक का कार्य करती है। तो ये भी सही है। कक्षा अंतःक्रिया को बढ़ाने में भी सहायक होती है। उसके बाद है कि यह जो है समय बचाती है तथा इससे अधिगम सुदृढ़ व दीर्घकालीन होता है। साथ ही यह कक्ष को जीवंत बनाने में सहायक होती है। ऑप्शन सी भी सही है। डी है, यह विषय वस्तु को की जटिलता को कम कर सरल बनाती है तथा यह विद्यार्थियों के मन और ध्यान को शिक्षण की ओर केंद्रित करने का कार्य करती है। तो अब जितना भी यहाँ पर जो ऑप्शन आप देख रहे हैं श्रव्य दृश्य सामग्री के महत्व का, तो ये सभी महत्व हैं दोस्तों। इसलिए जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ई होगा, एक से अधिक। अब 36 क्वेश्चन है कि शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में किस तरह की शिक्षण सामग्री सहायक होती है? तो 36 देखिए क्या है, शिक्षण प्रक्रिया को जो रुचिकर बनाए, तो उसके लिए एक ऐसा शिक्षण सामग्री हो चाहिए, ऐसा शिक्षण सामग्री हो जो रुचिकर बनाए। ऑडियो वीडियो, वैविध्यपूर्ण, वीडियो परक, पत्र पत्रिकाएं। तो इसमें जो सबसे सही जवाब है वो वैविध्यपूर्ण है। अब देखिए वैविध्यपूर्ण है क्या? तो वैविध्य सामग्रियां मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। इसमें सब आते हैं, श्रव्य है भी, दृश्य भी, श्रव्य दृश्य भी, ये तीनों आते हैं। और जब ये तीनों मिल जाते हैं एक साथ तब हम इसको वैविध्यपूर्ण कहते हैं। तो ये भी क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? 37 है कि शिक्षक सामग्री, सहायक सामग्री जो कुछ कौशल जैसे कि पढ़ना, सुनना और उच्चारण आदि के आसपास केंद्रित है को किस रूप में जाना जाता है? 37 यहाँ पर देखिए, कौशल आधारित शिक्षक सहायक सामग्री, श्रव्य भाषिक शिक्षण सहायक सामग्री, सामान्य ज्ञान शिक्षण सहायक सामग्री, वैज्ञानिक शिक्षण सामग्री, या कोई नहीं। तो देखिए क्वेश्चन देखते हैं तब सही जवाब ढूंढते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री जो कुछ कौशल जैसे पढ़ना है, सुनना है, उच्चारण है, इसके आसपास केंद्रित होगा। तो इसके अंतर्गत जो होगा 37 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, श्रव्य भाषिक शिक्षण सहायक सामग्री। दोस्तों 38 है कि शिक्षक शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग करते हैं छात्रों को प्रेरित करने के लिए, सीखने को सार्थक बनाने के लिए, शिक्षण पद्धति का पालन करने के लिए, छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए। तो 38 का जो सही जवाब है वो देखिए, अब यहाँ पर छात्रों को प्रेरित करना या शिक्षण पद्धति का पालन करने के लिए, छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए, इन सब को अलग रखते हैं। और सही जो जवाब है सीखने को सार्थक बनाने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा,
शिक्षक शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग करते हैं सीखने को सार्थक बनाने के लिए। अब देखिए 39 है कि निम्नलिखित में से कौन ऑडियो विजुअल शिक्षण सहायक सामग्री के उपयोग का सिद्धांत नहीं है। तैयारी का सिद्धांत, प्रस्तुति का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, अवलोकन का सिद्धांत। तो 39 का सही जो जवाब है ऑप्शन नंबर डी है, अवलोकन का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 40 है कि मल्टीमीडिया संसाधन कौन से हैं। दोस्तों 2D संसाधन, डिजिटल संसाधन, ऑडियो संसाधन, वीडियो संसाधन, इसमें कौन होगा? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल संसाधन। देखिए मल्टीमीडिया को डिजिटल संसाधनों या संचार की तकनीकी के रूप में परिभाषित किया जाता है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के योग से बनता है। ये आपको नोट कर लेना है, ये क्वेश्चन भी बनता है इससे। मैं यहाँ पर ये डिटेल में दे दिया हूँ, इसलिए इससे क्वेश्चन बना करके आपको नहीं दे रहा हूँ। इसलिए मल्टीमीडिया जो है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के योग से बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए शैक्षिक क्षेत्र में मल्टीमीडिया का उपयोग शिक्षा के विकास और उन तरीकों पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है जिसके द्वारा शिक्षक छात्रों को जानकारी देते हैं, ये ध्यान रखना है। और मैंने इस वीडियो के शुरू में ही कहा कि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो आप कॉपी और पेन ले करके मेरे वीडियो को देखने बैठें, जहाँ जो आपको लगे उसे नोट करते चले जाएं। देखिए मल्टीमीडिया शिक्षक की भूमिका सबसे पहले एक ऐसे व्यक्ति की होती है जो पाठ्यक्रम के निर्माण के समय सूचना की मात्रा को नियंत्रित करता है। शिक्षकों के पास ज्ञान और नियंत्रण छात्र स्तर से थोड़ा बेहतर और उच्च होना चाहिए, तभी तो एक शिक्षक के रूप में वो कार्य कर पाएगा। अब देखिए इस मामले में छात्र चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित महसूस करेंगे और उनके अपने लक्ष्यों में सफल होने की संभावना होगी। 41 है कि मल्टीमीडिया के घटक हैं या हैं। टेक्स्ट हैं, ग्राफिक्स हैं, ऑडियो हैं, वीडियो एवं एनिमेशन, ये 4 ऑप्शन है। तो 41 में ये सभी होंगे, यानी ऑप्शन नंबर ई सही जवाब होगा। 42 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक नेटवर्क नहीं है। लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ईबे। दोस्तों ऑप्शन ए से लेके सी तक ये तीनों सामाजिक नेटवर्क के अंतर्गत आते हैं। कौन नहीं है? तो ऑप्शन डी, ईबे। ईबे सामाजिक नेटवर्क नहीं है। तो ये है क्या? तो देखिए ईबे यह एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय ई कॉमर्स कॉरपोरेशन है जो अपनी वेबसाइट के माध्यम से उपभोक्ताओं और व्यवसाय से उपभोक्ता बिक्री की सुविधा प्रदान करती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। 43 है कि इनमें कौन मल्टीमीडिया का शिक्षा में उपयोग नहीं है। तो 43 का हम लोग एक एक ऑप्शन देखते हैं। कौन? देखिए नहीं पूछ रहा है कौन मल्टीमीडिया का शिक्षा में उपयोग नहीं है, यानी एक नहीं है और बाकी सब उपयोग में है, मल्टीमीडिया के शिक्षा में उपयोग होते हैं उसका। तो एक एक ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है कि मल्टीमीडिया के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध कराया जा सकता है। बिल्कुल, इसके माध्यम से विद्यार्थी इंटरैक्टिव मैगजीन और समाचार पत्र पढ़ सकते हैं, ये भी इसका उपयोग में आता है। यहाँ ऑप्शन क्या है, क्वेश्चन क्या है? कौन नहीं है? मैं कह रहा हूँ कौन है, पहले ये बता रहा हूँ। ऑप्शन सी है कि विद्यार्थी और शिक्षक फिल्म के माध्यम से नई नई चीज़ें सीख सकते हैं, ये भी इसका उपयोग है। अब देखते हैं कि छात्रों को विद्यालय में हिंसात्मक फिल्में दिखाई जाती है, ये तो होगा ही नहीं। ऑप्शन डी बिल्कुल गलत होगा और इसका सही जवाब भी ऑप्शन डी होगा, ये इसके उपयोग के अंतर्गत नहीं आएंगे। देखिए मल्टीमीडिया के शैक्षिक उपयोग हैं क्या क्या, ये हम लोग देखते हैं। एक एक करके आप नोट भी करते जाएंगे। शैक्षिक जागरूकता में उपयोग, 100% नामांकन, उपयुक्त पाठ्यक्रम का विकास, ये देखिए पाठ्यक्रम का विकास कर लेंगे इसे। शैक्षिक समस्याओं का समाधान, छात्रों की शैक्षिक समस्याओं का समाधान, शिक्षकों की शैक्षिक समस्याओं का समाधान, रुचिपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, वैज्ञानिक तकनीक का शिक्षा में प्रयोग, दूरस्थ शिक्षा में उपयोग, ये जितने भी आप देख रहे हैं मल्टीमीडिया के शैक्षिक उपयोग हैं। अब क्वेश्चन नंबर 44 है कि उन मीडिया संसाधनों की पहचान कीजिए जो अध्यापन अध्ययन प्रक्रिया में सहायक हो सकते हैं। 44 देखिए यहाँ पर एक एक करके देखते हैं। समाचार पत्र, चित्र, प्रदर्शनी, फिल्में, ये सभी हैं,
ये ऐसे सभी संसाधन हैं जो अध्ययन प्रक्रिया में सहायक हो सकते हैं। इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ई होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 45, आईसीटी का फुल फॉर्म सबसे पहले जानते हैं। इंडियन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल कंपटीशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंपॉर्टेंट करेंट टेम्परेचर। तो ये सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर सी है। आईसीटी का फुल फॉर्म इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये आपको याद रखना है। 46 के तरफ बढ़ते हैं। 46 क्या है? देखिए 46 है कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, आईसीटी क्या है। तो 46 जो है उसमें हम लोग एक एक ऑप्शन को देखते हैं कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी आईसीटी क्या है। तो ऑप्शन ए जो है, कंप्यूटर और आवश्यक उपकरणों का उपयोग करके सूचना प्रौद्योगिकी और दूर संचार प्रणाली का एकीकरण है। क्या? आईसीटी। तो बिल्कुल सही है। यह वायरलेस और वायर्ड मीडिया का उपयोग कर सकता है, बिल्कुल सही। यह किसी भी उत्पाद को शामिल करता है जो डिजिटल रूप में इलेक्ट्रॉनिक्स रूप से जानकारी संग्रहित, पुनर्प्राप्त, हेर फेर, संचारित और प्राप्त करेगा, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 46 की बात मैं कर रहा हूँ, क्या आईसीटी क्या है? अब देखिए डी जो ऑप्शन है कि आईसीटी का उपयोग शिक्षा, बैंकिंग, स्वास्थ्य, ई कॉमर्स सेवाओं, सोशल नेटवर्किंग, ऑनलाइन शोध आदि में किया जाता है, ये भी सही है। यानी ऑप्शन ए, बी, सी, डी सभी सही हैं। सही जवाब ऑप्शन नंबर ई होगा, एक से अधिक। 47 है कि कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने और गणना करने के लिए किस नंबर सिस्टम का उपयोग किया जाता है। 47 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, बाइनरी। बाइनरी आप याद रखेंगे। देखिए शिक्षकों का आईसीटी ज्ञान और कौशल के बारे में अगर चर्चा करें तो देखिए 2013 में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एनसीईआरटी में स्थित ने शिक्षकों के लिए एक आईसीटी पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित किया था। इसने पहचाना कि शिक्षकों को इनमें सक्षम होना चाहिए। आईसीटी टूल्स क्या क्या मैं मतलब जो सक्षम होना चाहिए उसकी बात मैं कर रहा हूँ। आईसीटी टूल्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस और डिजिटल संसाधनों का प्रभावी उपयोग करने में, आईसीटी को शिक्षण, सीखने और मूल्यांकन में एकीकृत करने में, डिजिटल संसाधन प्राप्त, व्यवस्थित और तैयार करने में, शिक्षकों के नेटवर्क में भागीदारी करने में, संसाधनों का मूल्यांकन और चयन करने में, आईसीटी के उपयोग के व्यवहारिक, सुरक्षित, नैतिक और कानूनी रास्तों को जानने में, कक्षाओं को अधिक सम्मिलित बनाने के लिए आईसीटी का उपयोग करने में। ये जितने भी आप देख रहे हैं ये शिक्षकों के आईसीटी ज्ञान और कौशल के अंतर्गत, जिसमें सक्षम होना चाहिए शिक्षकों को, उसमें आते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 है कि इनमें कौन शैक्षिक प्रौद्योगिकी की विशेषता नहीं है। कौन नहीं है शैक्षिक प्रौद्योगिकी की विशेषता? अब देखिए, यह वैज्ञानिक ज्ञान के अनुप्रयोग पर आधारित है, यह शिक्षण प्रक्रिया को उद्देश्यपूर्ण बनाने में मदद करता है, यह पर्यावरण को नियंत्रित करके शिक्षक को प्रोत्साहित करता है। तो ये सभी विशेषता हैं, ए, बी, सी। अब डी देख लेते हैं, यह शिक्षण प्रक्रिया को नीरस बनाता है, ये इसकी विशेषता नहीं है। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। 49 है कि आईसीटी के कारण शिक्षा में प्रतिमान परिवर्तन का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है। 49 तो सबसे अच्छा उदाहरण है दोस्तों कि शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण से छात्र केंद्रित दृष्टिकोण में बदलाव। बाकी जो भी आप देख रहे हैं ए और बी, ये नहीं है, साथ ही ये डी भी नहीं है कि कक्षा में प्रौद्योगिकी का निरंतर उपयोग होगा क्या, तो शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण से छात्र केंद्रित दृष्टिकोण में बदलाव। क्वेश्चन नंबर 50 है कि शिक्षा में आईसीटी के उपयोग का उद्देश्य क्या है। छात्रों को आकर्षित करना, शिक्षण को रोचक बनाना, अधिगम परिणामों को अनुकूलन करना। ऑप्शन डी जो है वो है कि शिक्षण में प्रौद्योगिकी संस्कृति को बढ़ावा देना। तो आईसीटी का उपयोग का उद्देश्य है कि अधिगम परिणामों का अनुकूलन करना। ये देखिए बहुत से सही, रोचक भी बनाता है, छात्रों को आकर्षित भी करता है आईसीटी, और शिक्षण की प्रौद्योगिकी संस्कृति को बढ़ावा भी ये देता है। लेकिन जो उद्देश्य है, इसका जो उद्देश्य है उस पर बात कर रहे हैं, तो वो उद्देश्य है अधिगम परिणामों का अनुकूलन करना।
तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। आईसीटी शिक्षा का उपयोग, देखिए दूरस्थ शिक्षा संसाधनों तक पहुंच, कई भौगोलिक रूप से बिखरे हुए शिक्षार्थियों द्वारा एक साथ प्राप्त करने के निर्देश, समझ और विश्लेषणात्मक कौशल में लाभ, पढ़ने की समझ में सुधार सहित, यानी समझ भी है, विश्लेषणात्मक कौशल को बढ़ाना है, उसमें लाभ देता है आईसीटी, पढ़ने की समझ में सुधार करता है। आईसीटी संसाधनों, विशेषज्ञता और सलाह को साझा करने की सुविधा प्रदान करती है। ये उपयोग की बात कर रहा हूँ आईसीटी का। शिक्षण संस्थान में बेहतर दक्षता प्रदान करती है। आईसीटी का अनुप्रयोग ऐसे लोगों के लिए स्वतंत्रता, एकीकरण और समान अवसरों को बढ़ाता है जिससे समाज में उनके समावेश, सम्मान और योगदान करने वाले सदस्यों को शामिल करने में सुविधा होती है। कई सॉफ्टवेयर, यंत्र और वेब आधारित टूल अब उपलब्ध हैं जो समावेशी कक्षा में शिक्षण सीखने की प्रक्रिया को आसान बनाते हैं और इस प्रकार बिना किसी अपवर्जन के सभी छात्रों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। 51 क्वेश्चन है कि एक 21वीं सदी के शिक्षक को पारंपरिक शिक्षक पर बढ़त होनी चाहिए। किस मामले में? परंपरागत जो शिक्षक हैं उनसे बढ़त होना चाहिए आज के शिक्षक को, कैसे भाई, यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर एक एक करके देखते हैं। शिक्षक को आईसीटी जीवन कौशल अंतर्राष्ट्रीय विषयों से परिचित होना चाहिए। प्रभावी संचार आईसीटी विषय पर अधिकार, सीखने के स्रोत, बच्चों को अपने दम पर सीखने के लिए आईसीटी कौशल, जीवन कौशल और अंतर्राष्ट्रीय विषयों का उपयोग करने के लिए संलग्न करने की क्षमता। इसमें परंपरागत शिक्षकों पर 21वीं सदी के शिक्षकों के पास ये जो ज्ञान है ना, उसमें बढ़त मिलती है। अब आगे देखते हैं। 52 है कि कक्षा शिक्षण में आईसीटी प्रयोग का मुख्य प्रयोजन है। तो 52 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, शिक्षण के अधिगम परिणामों को इष्टतम करना। देखिए समय लग रहा है, समय यहाँ पर ज़्यादा, मैं पिछले कुछ वीडियो को एक साथ जो ले रहा हूँ उसमें आपको काफ़ी समय देना पड़ रहा है देखने में। पर ज़रा आप सोचिए, आप अगर इतना समय पेड करते हैं तो आपको 100% जानकारी मिलती है। तो इतना समय पेड करने में कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो सही जवाब है कि कक्षा शिक्षण में आईसीटी प्रयोग का जो प्रयोजन है वो शिक्षण के अधिगम परिणामों को इष्टतम करना। ये सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। 53 है कि निम्नलिखित में से कौन आईसीटी के बारे में सही नहीं है। आईसीटी एक आधुनिक शिक्षण सहायता है। शिक्षण में आईसीटी का उपयोग शारीरिक श्रम को कम करना है। आईसीटी एक शिक्षण का एक विकल्प है। शिक्षण में आईसीटी सीखने की सुविधा प्रदान करता है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। आईसीटी एक शिक्षक का विकल्प कभी नहीं हो सकता। बिना शिक्षक के कुछ भी नहीं हो सकता। ये आईसीटी का ज्ञान भी नहीं मिल सकता। इसलिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। देखिए आईसीटी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सिस्टम का एक पैकेज है। ये ऊपर मैंने आपको बताया भी है, फिर यहाँ पर मैंने नोट में आपके लिए लिख दिया है। 54 है कि शिक्षण में इंटरनेट का सबसे अच्छा उपयोग क्या है। 54 सबसे अच्छा उपयोग, तो देखिए यहाँ पर है ऑडियो विजुअल मीडिया के माध्यम से सामग्री प्रस्तुत करने के लिए, नवीनतम जानकारी प्रदान करने के लिए, एक शिक्षक के समय और ऊर्जा की बचत के लिए, शिक्षक सीखने को अंतःक्रियात्मक बनाने के लिए। तो देखिए जो सही जवाब है ना वो ऑप्शन नंबर डी होगा कि शिक्षण में इंटरनेट का सबसे अच्छा उपयोग यही है कि सीखने को अंतःक्रियात्मक बनाने के लिए। ये इसका सही जवाब होगा। 55 है कि आईसीटी में BYOD व्योट दृष्टिकोण क्या है। देखिए 55 का जो सही जवाब है उस पर हम लोग देखते हैं, बाकी से आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए है, ब्रिंग योर ऑन डिवाइसेस। व्योट, ब्रिंग योर ऑन डिवाइसेस। B फॉर ब्रिंग, Y फॉर योर, O फॉर ऑन और D फॉर डिवाइसेस। ये है आईसीटी में व्योट दृष्टिकोण। देखिए ब्रिंग योर ऑन डिवाइसेस के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करते हैं। कर्मचारी अपने स्वयं के मोबाइल उपकरणों को काम
पर ला सकते हैं और काम को सरल बना सकते हैं। यह बच्चों को शैक्षिक उपयोग और उनके सीखने की प्रक्रियाओं में सुधार के लिए स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप जैसी अपनी तकनीक लाने के लिए संदर्भित करता है। दोस्तों 56 है कि अधिगम प्रक्रिया में वृद्धि करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को शिक्षा में क्या कहा जाता है? 56 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आईसीटी, आईसीटी कहा जाता है। दोस्तों आईसीटी एक व्यापक और विस्तृत शब्द है जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी और संचार प्रौद्योगिकी शामिल है। सूचना प्रौद्योगिकी में कौन कौन है? रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर, इंटरनेट, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, मोबाइल, ये सब शामिल है। उपयुक्त तकनीक का उपयोग करके प्रभावी ढंग से सूचना का संचार करना सूचना और संचार प्रौद्योगिकी कहलाता है। आईसीटी एक छत्र शब्द है जिसमें कई संचार उपकरण जैसे रेडियो, टेलीविज़न, सेलुलर फ़ोन, कंप्यूटर और नेटवर्क सैटेलाइट सिस्टम आदि शामिल हैं। तो इन सब चीज़ों को आप नोट कर लेंगे। अगर आप समझ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखिए 57 है कि सीपीयू के दो मुख्य घटक कौन कौन से हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल यूनिट और एएलयू। ये सीपीयू के दो मुख्य घटक है। कंट्रोल यूनिट तो आप समझ रहे हैं, एएलयू क्या है ये मैं आपको बता दूं। देखिए एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू का फुल फॉर्म होता है। 58 आईसीटी में निम्नलिखित में से कौन से घटक शामिल हैं? सूचना और संचार अवसंरचना आईसीआई, सूचना प्रौद्योगिकी आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, संचार प्रौद्योगिकी सीटी। तो दोस्तों इसमें जो आपको मैं बता दूं, जो ऑप्शन आप देख रहे हैं उसमें जो सही जवाब है ये तीनों है आईसीटी के अंतर्गत। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा 58 का, बाकी सभी गलत जवाब है। क्वेश्चन नंबर 59 है कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? जब आप किसी चीज़ का सर्च करते हैं किसी चीज़ को तो www लिखते हैं ना, वही है वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसका आविष्कारक कौन है? तो देखिए इसका आविष्कारक की बात करें, जितने भी आप ऑप्शन देख रहे हैं तो सही जवाब है टिम वर्नर्स ली, ऑप्शन नंबर ए। देखिए ब्रिटिश वैज्ञानिक टिम वर्नर्स ली ने सन में काम करते हुए 1889 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। कब किया था? 1989 में। आईसीटी योजना का संबंध है संचार, रोजगार, व्यापार, स्वास्थ्य। तो सही जवाब इसका बहुत ही इजी क्वेश्चन मैंने लास्ट किया हूँ इसके द्वारा, और ये है ऑप्शन नंबर ए संचार। आईसीटी योजना का संबंध संचार से है। तो दोस्तों यह था 60 क्वेश्चंस का एमसीक्यू डिटेल के साथ यूनिट 8 का कंप्लीट वीडियो।